प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत देवनागरी लिपि को। और इसके पहले मैंने हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत और भी कई विषय पढ़ाए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ देख लेंगे। आइए चलते हैं। उच्चारित ध्वनि संकेतों की ध्यान सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है तथा लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। अर्थात जिस उच्चारित ध्वनि अर्थात उच्चारित होने वाली ध्वनि जिनका उच्चारण हो, ऐसे ध्वनि संकेतों की सहायता से हम लोग अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो ध्वनि उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। और वहीं जब हम लोग लिखित वर्णों की सहायता से यानी संकेतों की सहायता से भाव और विचारों को जब अपना प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो भाषा क्या है? उच्चारित ध्वनि है। और आपकी लिपि क्या है? तो लिखित वर्ण का संकेत है। विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि है एवं भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि मानी जाती है। तो चित्रलिपि क्यों है? क्योंकि सबसे पहले मानव ने चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया था, तो इसलिए विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि मानी जाती है। और भारत की अगर प्राचीनतम लिपि की बात करें तो वो है सैंधव लिपि। भारत में प्रचलित सभी लिपियां मूलतः वैदिक आर्यों द्वारा प्रचलित ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो जितनी भी लिपियां हैं भारत में, चाहे वो देवनागरी हो, गुरुमुखी हो, कोई भी हो, तो सभी की सभी लिपियां किससे हैं? उत्पन्न हुई हैं ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम प्रयोग 500 ईसा पूर्व अर्थात बौद्ध कालीन युग में देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग 500 ईसा पूर्व से ही होता आ रहा है। गुप्त काल जो चतुर्थ शताब्दी का समय था, तो ये गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इस काल में, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में आपको विभाजित किया गया था, जिसमें है पहली उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दूसरी है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। हमारी जो नागरी है या देवनागरी लिपि जो है, इसका विकास किससे हुआ है? उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ है, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ना, वो किससे हुआ है? उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। पहले ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि। और नागरी लिपि किसके अंतर्गत आती है? जिस लिपि में हम लोग हिंदी लिखते हैं, तो वो आती है उत्तरी ब्राह्मी लिपि। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि का जो विकास है वो कैसे हुआ, ये हम लोग जानेंगे। आइए। तो हमारी नागरी या देवनागरी लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी लिपि से निम्न क्रमानुसार हुआ है। तो क्रम भी पूछी जाती है परीक्षा में, तो आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि के 2 भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी। तो केवल उत्तरी की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी आई, जो 350 ईस्वी तक रही। फिर उसके बाद गुप्त लिपि आई, जो 4 से लेकर 5वीं शताब्दी तक रही। फिर सिद्ध मातृका लिपि रही, तो ये इसका समय रहा 6ठी शताब्दी। और चौथी रही कुटिल लिपि, जिसका समय रहा 7वीं शताब्दी। और 5वीं रही नागरी लिपि और शारदा लिपि, ठीक है ना। नागरी लिपि और शारदा लिपि। शारदा लिपि और नागरी लिपि का समय रहा 8वीं और 9वीं शताब्दी। कहने का अर्थ हुआ कि नागरी लिपि का समय रहा 8वीं और शारदा लिपि का रहा 9वीं, ठीक है ना। तो उत्तरी ब्राह्मी, गुप्त लिपि और सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। शारदा लिपि में गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा व टाकिया लिपियों का विकास हुआ, ठीक है ना। तो शारदा लिपि में किसका किसका विकास हुआ है? गुरुमुखी का, कश्मीरी का, लहंदा का और टाकरी लिपि का। वहीं हम लोग अपनी नागरी लिपि की बात करते हैं, अर्थात देवनागरी लिपि की। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग 8 से लेकर 9वीं शताब्दी के आरंभ में होने लगा था।
10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य में इसी प्राचीन नागरी लिपि से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। तो 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य इसी प्राचीन नागरी लिपि से जो है उत्तरी भारत की, ठीक है ना, उत्तरी भारत की अधिकांश लिपियों का क्या हुआ, विकास माना जाता है। 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के मध्य में नागरी लिपि का भी 2 शाखाओं में विभाजन हो गया। देख रहे हैं आप ना। तो सबसे पहले ऊपर की बात हम लोग करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जो है आपका ये जो आपका ये ब्राह्मी लिपि है, इसको 2 भाग में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी। फिर उत्तरी के अंतर्गत यहाँ आपकी जो है हमारी देवनागरी लिपि आती है। फिर उत्तरी आई, गुप्त लिपि आई, सिद्धमातृका आई, कुटिल लिपि आई, फिर नागरी लिपि आई, ठीक है ना। और बाद में फिर नागरी लिपि का भी जो है 2 शाखाओं में विभाजन हो गया। तो पहला है शाखा पश्चिमी नागरी और दूसरा है पूर्वी नागरी, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है पश्चिमी नागरी से, याद रखेंगे आप। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, पश्चिमी नागरी से। और यहाँ पर जो आपका आया था देवनागरी लिपि का विकास, तो यहाँ देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक है ना, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से नहीं बल्कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि से, यह ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो पश्चिमी नागरी लिपि से हुआ है। तो नागरी लिपि से विकसित लिपियों का विवरण इस अनुसार है, देखते हैं हम लोग। तो नागरी लिपि को 2 भागों में यहाँ बांटा गया, ऊपर ही बताया मैंने आपको। 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में 2 शाखाओं में विभाजित किया। तो पहली है पश्चिमी नागरी और दूसरी है आपकी पूर्वी नागरी। तो पश्चिमी नागरी के अंतर्गत ही हमारी लिपि आती है देवनागरी लिपि। और भी अन्य लिपियाँ पश्चिमी नागरी से उत्पन्न हुई हैं, जैसे राजस्थानी लिपि और गुजराती लिपि। वहीं पूर्वी नागरी की बात करें हम लोग तो कैथी लिपि है, बांग्ला लिपि है, असमिया लिपि है और उड़िया लिपि है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी नागरी के अंतर्गत जो आपकी देवनागरी लिपि आती है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी लिपि से 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य हुआ माना जाता है, ठीक है ना। तो वर्तमान में देवनागरी लिपि है, इसका विकास जो है पश्चिमी नागरी लिपि से माना जाता है, बता चुका हूँ। और ऊपर में उत्तरी आपका ब्राह्मी लिपि से माना गया। ये 2 बातें जरूर याद रखेंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नागरी या देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे पड़ा, किन्होंने इसको नाम दिया, क्यों नाम दिया, ये हम लोग जानेंगे अब। प्रारंभ में नगरों और शहरों से अधिक प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नागरी। मतलब कहने का अर्थ है कि ये ज़्यादा प्रयोग कहाँ की जा रही थी, प्रारंभ में नगरों और शहरों में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नागरी पड़ा, ठीक है। ये हम लोग जानेंगे पहला। दूसरा है प्रारंभ में गुजरात राज्य के नागर गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा अधिक प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नागरी। तो गुजरात राज्य में जो नागर गोत्र के जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसका बहुत प्रयोग किया, इसीलिए क्या नाम पड़ा इसका, नागरी पड़ गया। इस लिपि के अधिकांश वर्णों का आकार मध्ययुगीन स्थापत्य कला की नागर शैली से मिलता जुलता होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा, तो नागरी पड़ा। प्राचीन काल में काशी वाराणसी को देवनगर कहा जाता था। उसी देवनगर से अधिक प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को नागर एवं वहाँ के राजा को देव कहा जाता था, इसके कारण से इसका नाम देवनागरी पड़ा। महायानी बौद्ध संप्रदाय के ललित विस्तार नामक ग्रंथ में देव एवं नाग नामक 2 लिपियों का प्रयोग हुआ। उन लिपियों का मिला जुला रूप होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी पड़ा। तो ये तो बहुत सारा आपका सर्वमत है, मतभेद है। एक परीक्षा में अगर आएगा मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाएगा ये सब, तो ये सब गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी सब सही है। लेकिन सर्वमान्य जो है वो यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना। तो सर्वमान्य मतलब जिसे सभी ने माना हो। तो अधिकांश विद्वानों या आलोचकों ने जो है देवनागरी लिपि का विकास किससे माना है, तो बौद्ध धर्म के ललित विस्तार ग्रंथ में उल्लिखित देव और नाग लिपियों का मिला जुला जो विकास रूप है, उसके कारण जो है इसका नाम देवनागरी पढ़ना स्वीकार किया है। तो याद रखेंगे आप। तो बौद्ध संप्रदाय के ललित विस्तार ग्रंथ में
उल्लेखित देव और नाग लिपियों का, ठीक है, 2 लिपियां हैं, देव और नाग, जिसका उल्लेख कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के ललित विस्तार ग्रंथ में हुआ था। और इन्हीं दोनों लिपियों के मिले जुले विकसित रूप के कारण देवनागरी का नामकरण हुआ, ठीक है ना। ये सर्वमान्य मत है, और भी यहाँ पर दिया हुआ, इसको आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये नहीं देता है, वो भी ऑप्शन के ऊपर गलत है, सब दे देता है। देवनागरी लिपियों पर अन्य लिपियों का प्रभाव भी पड़ा है, ठीक है ना। तो किन किन लिपियों का प्रभाव देवनागरी लिपि पर पड़ा हम लोग जानते हैं। तो देवनागरी लिपियों पर अन्य लिपि प्रभाव को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो सजातीय प्रभाव, ठीक है ना। सजातीय मतलब क्या होता है कि जो अपनी जाति का जो लिपि हो उसका प्रभाव। तो उसमें पहली आती है गुजराती और दूसरी आती है मराठी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजराती के बारे में पूछा जाता है कि गुजराती जो है किस लिपि का जो है मतलब सजातीय मतलब लिपि है, तो आपकी देवनागरी। या ऐसे पूछ देगा कि देवनागरी लिपि जो है किस सजाती का मतलब लिपि का उदाहरण है, तो है गुजराती, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। तो गुजराती और मराठी सजातीय प्रभाव है, और विजातीय प्रभाव मतलब जो उस जाति से अलग हो। तो कौन कौन है वो? अंग्रेजी और फारसी, ठीक है। तो ये मतलब देवनागरी लिपि पर इन लिपियों का प्रभाव पड़ा हुआ है, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी और फारसी। अब जानेंगे हम लोग देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये तो आप जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो पहला है ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। इसका मतलब क्या है कि देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या होता है कि जैसा लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता है, और लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में जिस तरह से लिखा जाएगा उसी तरह से बोला भी जाएगा। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत, ठीक है ना। तो एक ध्वनि के लिए एक संकेत है, जैसे मान लीजिए कि क है तो क के लिए एक ही संकेत होगा। इसका तात्पर्य है कि रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए के और सी, क्यू, सी एच और सी के का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, देखेंगे वहाँ पर कि क ध्वनि के लिए वहाँ के भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कैंटीन लिखना है तो सी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काइट लिखना है, ठीक है, KITE काइट, तो काइट का KIT लिखेंगे। तो अपनी मर्जी से जो है फिर क्यूट लिखेंगे, ठीक है। किट, किट मतलब होता है छोड़ देना, क्यूट, क्यूट करना, तो ये लिखेंगे। और चौक बहुत सारा मतलब इस तरह से है, ठीक है। CH का भी प्रयोग होता है करेक्टर के रूप में। तो इस तरह से जो आप अंग्रेजी में जो है उसके लिए कोई निश्चित ध्वनि नहीं होती है, किसी भी किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी इति के लिए, ठीक है ना। लेकिन देवनागरी में ऐसा नहीं है, जिसकी एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह है, परंतु देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रकार का लिपि चिन्ह होता है। तो ये सब छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला, सभी ध्वनियों को उच्चारण। इसका तात्पर्य है कि रोमन लिपि में अनेक ध्वनियों को उच्चारण में लोप कर दिया था। ये सब छोड़ेंगे हम लोग, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अन्य विशेषता यहाँ जानते हैं। तो अन्य विशेषता देवनागरी लिपि क्या है? तो अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो देवनागरी लिपि की विशेषता, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि इसको अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। जैसे स्वर में, व्यंजन में बांटा गया है, ठीक है ना, अंतस्थ में, पुष्प में बांटा गया है, संयुक्त बांटा गया है। इस तरह से समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति की गई है। उचित लिपि चिन्हों का प्रयोग है, मात्रा प्रयोग की सुविधा है, लेखन में कलात्मकता है और गद्यात्मकता है। तो ये आपकी हमारी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। अब कमियां और दोष भी जान लेते हैं हम लोग। क्या दोष है, कमी है? तो वर्ण द्वैतता की कमी है इसमें। पर अर्थ मतलब क्या है इसका कि एक ही वर्ण को दो दो तरह से लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अ को ऐसे भी लिखा जाता है, भ को ऐसे लिखा जाता है, और ध को ऐसे भी, और ण को ऐसे भी। लेकिन ऐसा अब नहीं रहा, अब इस दोष को नष्ट कर दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली द्वारा, ठीक है ना, हिंदी मानक संस्थान नई दिल्ली द्वारा इनमें से प्रथम लिखे वर्ण को मानक वर्ण मान लिए जाने के कारण यह दोष अब क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो एक ही वर्ण को दो तरीके जो लिखे जाने का जो दोष था वो खत्म कर दिया है हिंदी मानक संस्थान ने, ठीक है। लिपि चिन्हों में भ्रामकता, अर्थात कुछ वर्णों में लेखन में थोड़ा सा दोष आते ही शब्द के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन। जैसे आप देख रहे खाना, तो खाना में आप ख जो देख रहे हैं उसमें र और व का भी कई बार लोग प्रयोग कर देते हैं। मतलब ख में र और व को अलग अलग कर, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, ख लिखने का तरीका ये है, ठीक है ना।
लेकिन हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये वाला तोड़ के लिख देते हैं हम लोग। तो इससे क्या हो जाता है कि ये खा ना होकर क्या बन जाता है, रवा बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ अरण्य, तो अरराय बन जाता है। कई बार लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्थ में परिवर्तन तो होना ही होना। अगर आपने थोड़ा सा ही बदलाव कर दिया तो उसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये भी दोष माना गया है। मात्राओं में जटिलता है, अधिकता है और भिन्नता है। अर्थात देवनागरी लिपि में कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, अनेक मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बच्चे जो हैं, खासतौर पर जो नए नए सीखने वाले बच्चे हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई ह्रस्व व की मात्रा किधर से लगेगी, दीर्घ की मात्रा कहाँ से लगेगी, ह्रस्व उ की मात्रा कैसे लगेगी, ह्रस्व दीर्घ उ की मात्रा कैसे लगेगी, ए की मात्रा क्या है, ऐ की मात्रा क्या है, ओ और अ की मात्रा क्या है। कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। खासतौर पर ये दीर्घ ई और दीर्घ मात्रा और ह्रस्व मात्राएं जो हैं उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। शिरोरेखा का विधान, देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण या शब्द पर शिरोरेखा खींचनी पड़ती है, जिससे लेखन में क्या लगता है, अधिक समय। शिरोरेखा मतलब समझते हैं, आप समझते होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा शब्द, ठीक है, मैंने लिख दिया शब्द। तो ये शब्द लिखने के बाद जो ऊपर में जो रेखा देखिए मैं खींचने वाला, ये वाला देखिए, ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है, शिरोरेखा। तो इसका विधान देवनागरी लिपि में बना हुआ है। और ऐसा करने से क्या लगता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना। ये विधान बना है तो उसको विधान तो निभाना है ना। रेफ का विधान र के अलग अलग रूप में, तो रेफ अलग अलग रूप में आता है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेफ का प्रयोग जो है अलग अलग रूप में हुआ है। 4 प्रकार से रेफ लिखा था, देख लीजिए आप वर्ण को, अर्थात रेफ को जो है अलग अलग तरीके लिख। देखिए कर्म, तर क और र में र पड़ गया रेफ, ठीक है आपका। फिर यहाँ सॉरी फिर यहाँ देखिए कर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला रेफ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ क्रम देखिए, तो क्रम में यहाँ ऐसा वाला रेफ पड़ गया। और उसके बाद और भी एक और है ड्रम, ठीक है ना। तो ड्रम में 2 तरह का इस तरह से पड़ गया। तो ये 4 तरह के जो रेफ है, वैसे 5 तरह के दिए हुए, हालांकि 4 ही होते हैं, ठीक है ना। तो क र म तो र, तो रेफ ऐसे, तो वो र उच्चारित हो गया, ठीक है ना। तो कर्म, क्रम और ट्रक, और ये जो ड्रम दिया हुआ 4 ही हुआ, ड्रम तो और ट्रक एक ही हुआ, सॉरी। तो कर्म कर्म और कर्म, ठीक है, कर्म और क्रम और ट्रक और ड्रम। तो ये इस तरह के जो रेफ का प्रयोग है, इसमें ज़्यादा अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, तो ये भी दोष माना गया है। अब आगे हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट में कि देवनागरी लिपि में कौन कौन से सुधार के प्रयास किए गए हैं। हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आने ही आने हैं। 1 या 2 तो प्रश्न आएंगे, मिनिमम 1 जरूर आएंगे, उससे कम नहीं आएगा। तो देवनागरी लिपि में अब तक हुए सुधारों को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 तरीकों से, यानी 3 श्रेणियों में विभाजित करके देवनागरी लिपि में सुधार किए गए हैं। तो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला है सुधार के व्यक्तिगत प्रयास, मतलब जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष ने सुधार के लिए क्या किया हो, प्रयास किया हो। दूसरा है आपका सुधार के संस्थागत प्रयास, जहाँ पर किसी एक विशेष संस्था ने प्रयास किया देवनागरी लिपि के सुधार के कार्य में। तीसरा है सुधार के प्रशासनिक प्रयास, जहाँ पर प्रशासन अर्थात सरकार ने जो है अपने तरफ से प्रयास किया हो देवनागरी लिपि में सुधार के। तो पहला हम लोग जानते हैं सुधार के व्यक्तिगत प्रयास, कि किस व्यक्ति ने जो है देवनागरी लिपि में सुधार के लिए क्या किया है, तो व्यक्तिगत प्रयास किया है। तो आदि जानते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महागोविंद रानाडे। तो देवनागरी लिपि में सुधार करने का सर्वप्रथम व्यक्तिगत प्रयास रहा है किनका, महादेवी गोविंद रानाडे जी का। और इसी तरीके से सुधार का दूसरा व्यक्तिगत प्रयास हुआ है 1926 में, किनके द्वारा, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया, ठीक है ना। इन्होंने क्या सुधार किया 1926 में, इन्होंने 1900 टाइपों का एक फोर्ट बनाया, जिसे क्या कहते हैं, तिलक टाइप कहते हैं। तो पहले 190 टाइप में नहीं था, बल्कि शायद 290 इस तरह से टाइप में था। उसको काट छाट के इन्होंने क्या किया कि तिलक टाइप बनाया, जो मतलब फोर्ट बनाया, जिसको तिलक फोर्ट या तिलक टाइप भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 1926 में इन्होंने तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है 190 टाइप का एक फोर्ट बनाया, जिसे तिलक टाइप भी कहा जाता है। तो सुधार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था।
तीसरे हैं वीर सावरकर और काका कालेलकर, ठीक है ना। वे दोनों साथ में आते हैं। वीर सावरकर और काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। अ की 12 खड़ी जानते होंगे आप, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, ठीक है ना। तो इसका जो है इन 12 खड़ियों का सुझाव किन्होंने दिया था, वीर सावरकर ने और काका कालेलकर ने दिया था। एक अन्य और भी समिति है, जैसे मतलब ये आपके भी व्यक्तिगत प्रयास में ही आएगा, ठीक है ना। काका कालेलकर समिति ये भी व्यक्तिगत प्रयास में आएगा। देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति में देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए निम्न 14 सुझाव प्रस्तुत किए गए। कितने? 14, ठीक है। 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। तो वो 14 सुझाव कौन कौन से थे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए बारी बारी में पढ़ देता हूँ। तो अ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए, ये कहाँ पर ये कहा गया था, तो ये काका कालेलकर समिति 1935 की अध्यक्षता कालेलकर जी ने की थी। वहाँ देवनागरी लिपि सुधार के लिए 14 सुझाव में पहला सुझाव ये रहा कि भाई आपको अ की 12 खड़ी का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है पूर्ण अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। और नासिक के अनुनासिक व्यंजनों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तीसरा है आपका विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग किया जाए। अंकों का स्वरूप भारतीय हिंदी मानक वाला ही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। अंकों का प्रयोग जो है भारतीय हिंदी के मानक के स्वरूप नहीं होता है आज। रावा के स्थान पर ख स्वीकार किया जाए, ये स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद श्र फ रा के स्थान पर अ झ ण प्रयोग वर्णों का प्रयोग हो, ये भी हो रहा है अभी। श का क्या है, कश, लेकिन ये हुआ नहीं ना, श को श ही रहने दिया गया, संयुक्त व्यंजन। व वर्ण का प्रयोग किया जाए, ये भी नहीं होता है शायद। ज्ञ का उच्चारण ज्ञ प्रांतीय विभिन्नता के अनुसार का रखा जाए। उच्चारण तो ज्ञ होता है, ठीक है, लिखा जाता है ज्ञ ही। क तथा फ वर्णों को छोड़कर संयुक्त अक्षरों के हलंत व खुले रूप हों। भ तथा ध आदि वर्णों में घुंडी का प्रयोग किया जाए। घुंडी मतलब जो मुड़ जाता है ना, गोल आता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है घुंडी, देखिए ये जो घुंडी है, देखिए ये वाला इसको घुंडी कहते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, भ को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे थे घुंडी का इस तरह से प्रयोग किया जाए। तो भ और ध आदि वर्णों में घुंडी का प्रयोग किया जाए। ए तथा ओ के लिए ह्रस्व मात्रा का निर्धारण किया जाए। ये 14 मांगे थी, सुझाव था ये। इनके अतिरिक्त विनोबा भावे, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी भी अपने स्तर पर सुधार के उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, है ना। तो ये आपका व्यक्तिगत प्रयास था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें आपका ये महादेव गोविंद रानाडे और बाल गंगाधर तिलक का जो 190 टाइप था, और वीर सावरकर और काका कालेलकर अ की 12 खड़ी, और काका कालेलकर का जो 1935 वाला जो 14 सुझाव है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये सब इतना नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा था आपका सुधार के संस्थागत प्रयास। तो किन किन संस्थाओं ने जो है सुधार के लिए प्रयास किए, तो देवनागरी लिपि में संस्थागत स्तर पर किए गए प्रयासों में 4 संस्थाओं के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो पहली संस्था है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, जिसमें तिलक टाइप पर चर्चा की गई। दूसरी है राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा, जिसमें अ की 12 खड़ी की बात की गई। तीसरी है नागरी प्रचारणी सभा, काशी में है ये, और इसमें सम्मेलन गोष्ठियों का आयोजन किया गया। और चौथा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910, ठीक है। तो इन संस्थाओं के द्वारा आपका जो है क्या किया गया, देवनागरी लिपि के सुधार के लिए प्रयास किए गए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि सुधार के प्रशासनिक प्रयास कौन कौन से, प्रशासन की ओर से, ठीक है ना, किसी राज्य की ओर से या केंद्र की ओर से क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो देवनागरी लिपि में प्रशासनिक अर्थात सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों में उत्तर प्रदेश यानी यूपी सरकार के प्रयास सराहनीय माने जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से।
तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया। ध्यान देंगे आप, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जो यूपी सरकार के द्वारा जो है एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया नरेंद्र देव समिति, जो कब बनी थी? 31 जुलाई 1947 में। इस समिति द्वारा कुल 9 बैठकें कर अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए। तो इस समिति का गठन हुआ था 31 जुलाई 1947 नरेंद्र देव समिति का यूपी सरकार के द्वारा। और इसमें कितनी बैठकें हुई? 9 बैठक हुई, जिसमें लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर चर्चा करने के लिए 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। तो 1953 में इसकी अध्यक्षता, अर्थात ये जो समिति बनी थी आपकी नरेंद्र देव समिति, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने की थी, ठीक है ना, 1953 में। और एक लिपि सुधार समिति का गठन भी किया गया था, ठीक है ना। राधाकृष्णन समिति द्वारा ही अ की 12 खड़ी के सुझाव को अस्वीकार किया गया था। जो ऊपर हमने पढ़ा ना, जो डॉक्टर कालेलकर ने जो डॉक्टर का समिति में जो अ की 12 खड़ियों के ऊपर जो बात की गई थी, ये वाला देखिए, वीर सावरकर कालेलकर की। तो इस 12 खड़ी का जो मतलब जो मांग था, वो सुझाव था, उसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा? तो डॉक्टर कृष्णन समिति द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, जो यूपी सरकार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि का मानकीकरण, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1959 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाकर देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है ना। तो कब ये आपका बुलाया गया था ये सम्मेलन? तो 1959 में बुलाया गया था। इसके द्वारा? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और क्यों बुलाया गया था? तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को अंतिम रूप, मतलब देवनागरी लिपि में कौन कौन से मानकीकरण के मतलब मूल रहेंगे, मतलब कौन माने गए हैं, कौन नहीं माने गए हैं, संशोधित जो आपका मानकीकरण है उसका उन प्रयासों को अंतिम रूप दिया गया। तो इस सम्मेलन में जो संशोधित जो आपके प्रयास थे वो नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। कई बार इससे प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो री स्वर एवं पूर्व प्रचलित मात्राएं स्वीकार की गई। दूसरा, व्यंजन में ड और ढ और ढ एक होता है, जैसे लाडो, ठीक है, लाडो बोलते हैं, ठीक है ना, लाडो। और एक होता है लाड, ठीक है, लाडो और लाड, तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। लाड और लाडो ये हुआ आपका, और ये ड है और ढ और ढ, तो ये आपके अलग हैं, ठीक है ना। व्यंजनों में ड और ढ एवं ल वर्ण भी स्वीकार किए गए हैं, देख लीजिए तीनों मिला है। संयुक्त अक्षर बनाने के लिए क फ र को छोड़कर शेष वर्णों में हलंत लगाना स्वीकार किया गया। तो क फ और र को छोड़कर शेष वर्णों में हल लगाना स्वीकार किया गया। शिरोरेखा को स्वीकार किया गया, जो ऊपर लगता है। पूर्ण विराम के रूप में खड़ी पाई को स्वीकार किया गया, ठीक है। जो हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश में, वो वाला नहीं, बल्कि हिंदी वाला फुल स्टॉप जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, उसको खड़ी पाई के रूप में स्वीकार किया गया। छठा है, अनुनासिक व्यंजनों अर्थात पंचम वर्णों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा तथा स्वर की अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाने लगा। तो पंचम वर्ण जो आपका आता है ना क वर्ग में, जैसे क ख इ हो गया, च छ ज है ना, क ख ग अंग, च छ ज इ ठ ठ ड न, इस तरह जो पंचम वर्ण है मतलब उसके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। ये बात यहाँ कही गई थी। और अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना स्वीकार किया गया। अण भ ध झ ख आदि मानक रूप स्वीकार किए गए, है ना, जो इसका रूप था उसको स्वीकार किया गया, जो लिखा हुआ है। श्रुति मूलक य और व अस्वीकार किए गए, ठीक है ना। य और व को क्या कर दिया गया? गलत बताया गया। देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो गलत क्या क्या है? चाहिए, कीजिए, दीजिए, पीजिए, तो ये गलत है। और नीचे देखिए सही लिखा हुआ है कि य और व को हटा दिया गया और ए का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए य की जगह ए का प्रयोग किया जा रहा है।
चाहिए, दीजिए, कीजिए, दीजिए, पीजिए। हम लोग बहुत गलत लिख देते कभी कभी। हल चिन्ह के प्रयोग को सीमित कर दिया गया। जिससे गलत देखिए क्या है, विद्वान में भी लोग हलंत लगाते थे, भगवान में, तड़ित में, विद्युत में। तो अब ये हटा दिया गया, विद्वान में अब नहीं लगता है, भगवान में नहीं लगता है, तड़ित में भी लगता है नहीं लगता है, विद्युत में भी नहीं लगता है, केवल द में लगता है, इसलिए कि वो आधा द है, ठीक है ना। विदेशी ध्वनि के लिए आगत स्वर इसको कहते हैं, ये सब आगत स्वर है, ठीक है ना। आ, क, ख, ग, ज, फ, ये आगत स्वर है। इनके चिन्ह को स्वीकार किया गया विदेशी ध्वनियों के लिए। अब और जानकारी थोड़ी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो विशेष तथ्यात्मक जानकारियाँ कौन कौन सी हैं। तो नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। हिंदी में पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण जो होता है ना हर समूह का, क का, चाहे च का, ट का, त का, प का, तो उसका जो पांचवा वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव उन्होंने दिया था सबसे पहले, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था, ठीक है ना। ठीक है, हिंदी में पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का प्रथम सुझाव बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। अरबी फारसी ध्वनियों के लिए क, ख, ग, ज, फ के नीचे बिंदी अर्थात इसको नुक्ता कहते हैं, इसको लगाने की परंपरा की शुरुआत किन्होंने की थी। तो उर्दू के जो पक्षपाती कवि थे जिनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनके द्वारा जो है ये कहा गया था कि अरबी फारसी ध्वनि के लिए क, ख, ज, फ के नीचे क्या लगाया जाए, नुक्ता लगाया जाए। तो सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को अप्रामाणिक माना और उसके स्थान पर रोमन लिपि को प्राथमिकता दी है। इन्होंने डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को क्या मान लिया, अप्रामाणिक। ये पूछा गया कभी कभार कि सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को अप्रामाणिक मानकर किसको प्राथमिकता दी है, तो रोमन लिपि को उन्होंने क्या दी है, प्राथमिकता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।